करते हैं और आज हम लोग प्राइस एक्शन के कुछ मेजर सपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग बहुत तकलीफ में रहते हैं ना सर कि एक मेजर सपोर्ट क्या होता है। मेजर सपोर्ट का मतलब प्राइस एक चलने के बाद जब गिर रहा हो तो हम कहाँ से रिकवरी को देखें, कहाँ से दोबारा अप ट्रेंड को देखें, वो मेजर सपोर्ट होता है ना। तो सपोर्ट को लेकर क्या क्या कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में रहते हैं उनको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, एक बार अगर आपके अंदर ये क्लैरिटी आ गई कि सपोर्ट किस तरीके से काम कर रहा है तो फिर आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हमारी चर्चा होगी कि एक प्राइस का जो जोन होता है बाइंग का वो कैसा दिखता है, बिहेवियर, प्राइस का व्यवहार क्या है। ठीक है, तो पहले हम कोशिश करते हैं कि प्राइस के व्यवहार पर बात कर ली जाए जो कि आप लोगों के लिए ज़्यादा रियलिस्टिक रहेगा, और फिर उसके बाद इसी टॉपिक से जोड़ते हुए हम लोग आगे सपोर्ट को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, एक प्राइस का बिहेवियर, प्राइस का बिहेवियर, ठीक है, कंसोलिडेशन बिहेवियर ही बायर का बिहेवियर है। अगर प्राइस में कहीं ठहराव दिखे तो वो व्यवहार ही बायर का व्यवहार है। देखिए, कई चीज़ें मैंने आपको पहले 2 3 4 चीज़ें बताई हुई, ठीक है, अब कुछ चीज़ें मैं उसमें जोड़ूंगा जो कि आपकी इंट्राडे और पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग की बहुत सारी तकलीफ़ें दूर कर देगा। ठीक है, आप प्राइस बिहेवियर को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, कई लोगों ने उसको अच्छे से कैच किया है और उसको ट्रेड भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें 4 5 मेरे पॉइंट्स और जोड़ देंगे तो आपकी ट्रेडिंग क्वालिटी और इन्हेंस हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाऊं, एक बात बताइए, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। पहले तो कंसोलिडेशन को समझ लें, मैंने समझाया हुआ भी है लेकिन फिर से एक बार समझ लेते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन फेज क्या है? कंसोलिडेशन फेज एक बायर और सेलर की इक्वल पोजीशन को दर्शा रहा है, जहां पर खरीदार और बायर बराबर हो गए। अच्छा, बायर और सेलर तभी बराबर हो सकते हैं जब सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो। ध्यान रखिए, क्या बोला मैंने कहा कि जब सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं हो तो ही बायर उतना ही खरीद सकता है, उतनी ही कैपेबिलिटी है जितना उसकी जेब में पैसा है। और अगर मार्केट में कभी सेल रन हो जाता है ना, सेल रन समझते हैं, सेल रन होता है कि प्राइस में एक को देखकर दूसरा भी बेचने लगे, जैसा कि हम रिटेलर करते हैं। क्या करते हैं कि जब बाजार गिर रहा होता है, अभी आपने देखा, मैं आपको बताऊं, जब बाजार 48,600 के आसपास ट्रेड कर रहा था इंडेक्स, ठीक है, तब आपके पोर्टफोलियो जो बने हुए थे लोगों के, जब वहां से एक गिरावट आई पहले 400-500 पॉइंट की, उसको देखकर अगर आप गौर करें तो बहुत सारे रिटेलर आकर अपने पोर्टफोलियो बेच गए। उनको लगा कि आज अगर मेरा पोर्टफोलियो 2-2.5% गिर गया है तो अब हम किसी लायक नहीं रह गए, हर हाल में मेरा पैसा डूब जाएगा। अरे सर, इक्विटी में कुछ गिरावट नहीं होती है, भूल जाइए। सारे पोर्टफोलियो जिनके अच्छे स्टॉक्स हैं सारे रिकवर करके दोबारा से, जब प्राइस 48,600 था जहां पे आपके पोर्टफोलियो थे, आज उससे हायर वैल्यू पर खड़े हुए। लेकिन आप लोगों ने अपनी क्वांटिटी बेच दी। अगर आप गौर करें तो उस हफ्ते, जिस हफ्ते ये सेलिंग आई थी इंडेक्स में, निफ्टी में भी आई थी, बैंक निफ्टी में भी आई थी, तो एफआईआई और डीआईआई के सेलिंग डेटा में कोई बड़ी सेलिंग नहीं थी और प्राइस में ज़्यादा गिरावट थी, मतलब रिटेलर बेच गया डर की वजह से। वही मैंने यहां पर बोला, मैंने कहा कि सप्लाई जब पैनिक क्रिएट नहीं करेगी तो ही डिमांड सप्लाई इक्वल हो सकती है। नहीं तो सप्लाई क्या करती है, थोड़े बिकवालों के साथ कई बिकवाल उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं और अपनी क्वांटिटी बेचने लगते हैं। क्यों? अपनी होल्डिंग क्वांटिटी को सेल करने में कोई पैसा नहीं लगता और एक्यूमुलेशन कॉस्टली होता है। एक्यूमुलेशन के लिए पैसा चाहिए, खरीदारी के लिए तो पैसा चाहिए ना, बेचने के लिए तो अगर आपके पास पहले से माल पड़ा है आप उसको भी बेच सकते हैं। फ्रेश पोजीशन भी शॉर्ट सेल की जाती हैं, लेकिन अगर पहले से माल पड़ा है आपके पास, और रिटेलर्स के पास सभी के पॉकेट के पोर्टफोलियो बने हुए हैं सर, जितना आपका पॉकेट साइज है एज अ रिटेलर सभी के अलग अलग बने हुए हैं, और बाजार में बस कोई पैनिक क्रिएट करने वाला चाहिए तो वो सब बेचकर भागेंगे, तो वो पैनिक क्रिएशन में क्या होगा, प्राइस गिर जाएगा। तो कंसोलिडेशन संभव ही नहीं है जब शॉर्ट सेलिंग का बाजार बन रहा हो। जब प्राइस में गिरावट आने की संभावना होगी तो प्राइस कभी 20 25 40 कैंडल तक नहीं रुकता है, लेकिन एक्यूमुलेशन टाइम लेता है। पैसा जहां लगना होता है वो समय लगता है सर, ठीक है, खरीदारी में समय लगता है, बेचने में नहीं समय लगता। तो कंसोलिडेशन जो बिहेवियर है वो बायर का है। इसीलिए मैं कहता हूं कभी भी कोई प्राइस डाउन ट्रेंड में हो, गिर रहा हो, तो जब तक ट्रेंड खत्म नहीं हो जाता तब तक तो खरीदिए ही मत। आप लोग कहते हैं कि 150 का भाव था सर,
125 आ गया, कैसे ना खरीदूं, इतना बताइए, डिस्काउंट मुझे मिल गया 20% के आसपास, कैसे ना बाई करूं। मैंने कहा अभी गिर रहा है ना, अभी का और गिरने दीजिए। जब तक प्राइस 125 पर आया, अब बॉटम पे पकड़ना चाह रहे हैं, इस वजह से तकलीफ में है। अगर ये प्राइस 125 से घूमेगा तो पहले 130 जाएगा, फिर धीरे से 125 की तरफ बढ़ेगा, फिर 130 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, वहां से रिजेक्शन फेस करेगा, फिर दोबारा इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तब कहीं ब्रेक करेगा। तो आपकी खरीदारी 130 132 पर होगी, ना कि 125 पर। और ये कंसोलिडेशन जो इतना समय गुजारा प्राइस ने, ये एक्यूमुलेशन को दर्शा देगा, तब आपकी बाइंग बनेगी यहां पर। और आप सोचिए कि आप बॉटम पर प्राइस को कैच कर लीजिए। तो एज अ ट्रेडर मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई वो ट्रेडर जो प्राइस को बॉटम और टॉप पर पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो परेशान है। जो ऊपर का 20 और नीचे का 20 छोड़ने के बाद बीच के 60% को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरह देखता है, वो आज खुश हैं और वही प्रॉफिटेबल भी है। क्यों? प्राइस को गिरते हुए भाव को नहीं खरीदते हैं, गिरने के बाद जो प्राइस ठहर जाता है और फिर स्ट्रांग बिहेवियर दिखाता है, कंसोलिडेशन स्ट्रांग होगा, फिर हाई ब्रेक होंगे, तो वहां पर एक्यूमुलेशन होगा। ठीक है, इतना मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, आज भी मैंने आपकी ये एक थ्योरी क्लियर कर दी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कंसोलिडेशन कैसे कैसे पॉसिबल हैं, इस पर बात की जाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जब आप प्राइस को सीखते हैं ना, तो प्राइस धीरे धीरे महीन होता है। महीन होना प्राइस में समझते हैं कि प्राइस धीरे 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 और अंदर इन डेप्थ होता जाएगा, और ज्यादा अंदर होता चला जाएगा। ठीक है, इस चीज को प्राइस कैसे इन डेप्थ होता है बताइए? प्राइस 1 बाई 1 इन डेप्थ होता है। देखिए, कंसोलिडेशन का व्यवहार बायर का है। अच्छा, क्या बायर का व्यवहार एक जैसा होगा? सभी बायर, सभी खरीदारों का व्यवहार एक जैसा होगा? कंसोलिडेशन फिर सभी के एक जैसे होंगे? नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं गुस्सैल हूं और मैं कहूं कि आप भी एग्रेसिव है, आपका भी व्यवहार गुस्सैल प्रवृत्ति का है, तो मेरा व्यवहार हो सकता है 5 मिनट की गुस्से वाला हो और आपका हो सकता है 1 घंटे की गुस्से वाला हो। दूसरा एग्रेशन में आता हो, उस गुस्से में सामान अमान तोड़ देता हो सर, और एक अलग व्यक्ति जो जो गुस्सैल हो, वो दूसरे से उस गुस्से की प्रवृत्ति में बात करना बंद कर देता हो। तो है तो व्यवहार गुस्से का, लेकिन उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो अलग अलग है, सभी के अलग अलग। इसी तरीके से कंसोलिडेशन अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग प्राइस में अलग अलग तरीके से संभव है। बात को क्लियर किया आप लोगों ने? समझे मेरी बात को? अब इसको समझते हैं। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जिन स्टॉक्स को इंट्राडे में ट्रेड करें, ठीक है, या पोजिशनल ट्रेड करें, कुछ भी करें, उन स्टॉक्स के चार्ट आपकी वॉच लिस्ट में रहने चाहिए। आपके पास एक वॉच लिस्ट आपका होना चाहिए, हर हफ्ते के लिए या हर 2 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए। तो ऐसे क्या होता है, उन स्टॉक्स से आप जुड़ाव रखते हैं, उनको बार बार आप चार्ट्स को देखते रहेंगे। तो चार्ट्स को, जिन स्टॉक्स को आप बार बार देख रहे हैं, उससे एक फैमिलियर बिहेवियर होता है ना, पारिवारिक व्यवहार। कैसा पारिवारिक व्यवहार सर? अच्छा, एक बात बताइए, मैंने कहा कि मैं भी गुस्से वाला हूं और आपके फादर भी गुस्से वाले, और मैं बोलूं कि मुझे और आपके फादर को किसी भी बात पर गुस्सा आ सकता है एक ही समय पर, तो आप कहेंगे कि आपके गुस्से का तो मुझे नहीं पता कि आप गुस्से में क्या कीजिएगा, लेकिन मुझे मेरे फादर का पता है, मैं उसको शांत कर लूंगा, उनको शांत कर लूंगा। क्यों? आप उनसे जुड़ाव रखते हैं, आप उनको हैंडल कर लेंगे, मुझे नहीं कर पाएगा आप, क्योंकि आपको पता नहीं मैं कैसे एक्ट करूंगा उसके बाद। इसीलिए जिस प्राइस से आप अटैच रहते हैं, ये बहुत छोटे से पॉइंट हैं सर, मैं इसको बहुत ध्यान से आपको बता रहा हूं। जो गलतियां आपकी ट्रेडिंग में हो रही हैं, इन चीज़ों पर गौर कीजिए और धीरे धीरे आप अपनी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि कंसोलिडेशन फेज अलग अलग हो सकते हैं, हर एक प्राइस के अलग अलग हो सकते हैं। कैसे पता किया जाए कि किस प्राइस में कैसा कंसोलिडेशन फेज है? तो मैं कहूँगा हिस्टोरिकल डेटा बताएगा। आप अपने फादर के साथ रहे हैं, हिस्ट्री उनसे एक जुड़ाव रहा, आप उनको हमेशा से देखते आए, तभी तो उनको पहचानते हैं, यही तो कारण है। तो जिस प्राइस से आप जुड़े रहेंगे, उसके बार बार कंसोलिडेशन आप देखते रहेंगे, तो क्या होगा? आप उससे एक जुड़ाव रखेंगे। इसीलिए अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि जैसे मैं बैंक निफ्टी ट्रेडर, है ना, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में एक चीज कॉमन होती है, सभी में पाई जाएगी, एक में नहीं, उनके कुछ आइडियल इंडेक्स होंगे। अगर कोई निफ्टी ट्रेडर है तो आप पाएंगे कि वो बार बार निफ्टी को ही ज्यादा ट्रेड कर रहा होगा। आपको वहां पे तकलीफ होगी, आप उससे क्वेश्चन करेंगे कि आप हर बार निफ्टी को ही ट्रेड करते हैं, आज बैंक निफ्टी में मोमेंटम है, फिर भी आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे थे। कारण उनको पता है, जो प्रॉफिटेबल है उनको पता है कि मैं एक प्राइस से जुड़ा हूं,
मैंने उसको कल भी ट्रेड किया है, आज भी ट्रेड किया है, इससे पहले मैं 4 महीने से ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे उसके एक एक सेशन का प्राइस एक्शन पता है कि वो कैसे बिहेवियर करता है, ब्रेकआउट के बाद बिहेवियर कैसा होता है, ब्रेकडाउन के बाद बिहेवियर कैसा होता है, जब कंसोलिडेशन फेज चल रहा हो तो ट्रैपिंग कैसे होती है, सब कुछ वो देख लेते हैं। यही कारण है कि मैं बैंक निफ्टी को प्रेफर करता हूं, क्योंकि मैं बहुत समय से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहा हूं। जब बैंक निफ्टी में बिल्कुल मोमेंटम ना मिलने की संभावना, तब कहीं मैं निफ्टी देखता हूं। बहुत रेयर केस होता है निफ्टी देखना मेरे लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब दो चीजें क्लियर हो गई कि एक इंडेक्स को अपना आइडियल इंडेक्स बनाइए कि मैं इसी को ट्रेड करता हूं, मैं इसी में मास्टर्स करूंगा। एक प्राइस इनफ है आपके लिए, ठीक है। और एक वॉच लिस्ट अच्छे स्टॉक्स की, उसमें कुछ आपके मिड कैप होने चाहिए जहां पर आप वॉलेटाइल मूवमेंट भी कैच कर सकें, कुछ स्मॉल कैप होने चाहिए और कुछ ब्लू चिप होने चाहिए। जैसा बाजार होगा वैसी आपकी ट्रेडिंग होगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप मैंने सब ऐड कर लिए, तो कब कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम देखना है, जिस इंडेक्स में जिस स्टॉक को, जैसे आपने हीरो मोटो ऐड किया, लार्ज कैप स्टॉक है, अगर ऑटो सेक्टर आज स्ट्रांग है और हीरो मोटो भी स्ट्रांग है, तो आज आप हीरो मोटो को ट्रेड कीजिए। क्यों? सेक्टर फेवर कर रहा है अपने स्टॉक्स को चलने के लिए। बात क्लियर हुई? तो सेक्टोरल एनालिसिस भी करना होता है, वन बाय वन एक एक सेक्टर को देखिए। जो आपकी वॉच लिस्ट है, जो स्टॉक आप ट्रेड करने जा रहे हैं, प्राइस अच्छा दिख रहा है, स्टॉक अच्छा दिख रहा है, तो फिर वॉच लिस्ट एक इंडेक्स के सारे इंडेक्स की बना लीजिए, पूरे इंडेक्सेस जितने भी हैं, ऑटो है, रियल्टी है, पीएसयू बैंक बीज है, बैंक है, जितने भी इंडेक्स हैं सारे, स्मॉल कैप वाले, सारे मिड कैप वाले, जितने भी इंडेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, सारे एक इंडेक्स बना लीजिए और उनको ट्रैक करते रहिए, ठीक है। तो जिस इंडेक्स के बिहेवियर, जिस इंडेक्स का प्राइस अच्छा होगा, उससे रिलेटेड स्टॉक भी अच्छा मोमेंटम करेंगे। चलिए अब इसको हम समझते हैं, ठीक है। इस कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा सरल करते हैं अपने लिए। देखिए, ये निफ्टी 50 का प्राइस है, कोई हम लोग स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स का प्राइस लें। चलिए, रिलायंस का प्राइस ले लिया है, ठीक है। अब रिलायंस को अगर आप गौर करें तो एक बात आपको कॉमन दिखेगी कि प्राइस जहां से अप ट्रेंड का मोमेंटम करता है, तो वहां देखिए कंसोलिडेशन बायर बिहेवियर, मैंने क्या बोला, कंसोलिडेशन बायर बिहेवियर। तो कंसोलिडेशन देखिए प्राइस ने किया और उसके हाई ब्रेक कर दिए, ठीक है, हाई ब्रेक कर दिए, कंसोलिडेशन बायर बिहेवियर। लेकिन कंसोलिडेशन का फेज कैसा है? एक पैरेलल फेज है। पैरेलल फेज का मतलब है प्राइस एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, कोई ट्रेंडी स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन का नहीं होता है। कंसोलिडेशन के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक ट्रेंडी स्ट्रक्चर होता है, एक पैरेलल स्ट्रक्चर होता है। पैरेलल स्ट्रक्चर मतलब एक ही जोन, एक ही दायरे को ट्रेड करता रहे। और एक कंसोलिडेशन होता है, प्राइस हल्का हल्का गिरता रहेगा लेकिन वो फिर भी कंसोलिडेशन ही कर रहा है। हल्का हल्का प्राइस चलता रहेगा लेकिन वो फिर भी कंसोलिडेशन ही कर रहा है। यहां पर क्या है? पैरेलल, एक हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन दिखता है और जब उसके हाई ब्रेक होते हैं तो मोमेंटम मिलता है। तो हिस्टोरिकल डेटा ने आपको क्लियर किया। अब देखिए, बार बार वही होगा, कुछ अलग नहीं होगा, हर बार वही होगा। कंसोलिडेशन, लो ब्रेक हुए, मैंने आपको एक सेशन किया उसमें कंसोलिडेशन में बताया कि जब प्राइस कंसोलिडेशन के बाद लो ब्रेक करे तो शॉर्ट नहीं करते, अगर लौट कर दोबारा उसी जोन में आकर हाई ब्रेक कर दे तो लॉन्ग जरूर करते। यहां पर देखिए फिर मोमेंटम मिला, यहां पर देखिए फिर मोमेंटम मिला, ठीक है। तो कंसोलिडेशन फेज जहां जहां बनते हैं वहां पर मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बनती है। यहां पर देखिए कंसोलिडेशन हुआ, लो ब्रेक हुए, प्राइस नीचे नहीं गया, हाई ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये बात। अब रिलायंस का आरआईएल के चार्ट में आपने एक बार देखा कि हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितनी बार हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन होने के बाद उस कंसोलिडेशन जोन के हाई ब्रेक होते हैं तो आप बाई करने की कोशिश करें तो आप ट्रेड फेलियर ना के बराबर देखेंगे। देखिए, ना के बराबर ट्रेड फेलियर देखेंगे। क्यों? एक बार दो बार हुआ तो आप पहचान गए कि ये इसका एक व्यवहार है। कंसोलिडेशन बिहेवियर क्या है रिलायंस का? हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद हाई ब्रेक करेगा और नए हाई लगा देगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप बोलेंगे तो आपने जो दूसरा कंसोलिडेशन फेज बताया है कि इस तरीके का ट्रेंडी कंसोलिडेशन भी होता है। हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, पहले भी मैंने इन चीजों पे बात करता रहता हूं, क्लासेस करता हूं, बीच बीच में बताता हूं, थोड़ा सा ब्रीफिंग आज विस्तार पूर्वक बता दूं। देखिए, कंसोलिडेशन का एक व्यवहार गिरावट में भी होता है, एक कंसोलिडेशन डाउन ट्रेंड में भी आ रहा होगा। अच्छा, डाउन ट्रेंड वो होगा नहीं, क्यों? वहां पर अच्छा गिरावट क्या है? बड़ी कैंडल, बॉडी साइज फॉर्मेशन, एक के बाद एक के बाद एक। मैंने अभी बताया सप्लाई पैनिक क्रिएट करती है, प्राइस तेजी से गिरता है। अच्छा, प्राइस गिरने की कोशिश करे और गिर ना पाए, प्राइस गिरने की कोशिश करे लेकिन गिर ना पाए, मतलब इस तरीके के ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये प्राइस है, ठीक है।
अब इस प्राइस में जब आप मोमेंटम देख रहे हो तो ये प्राइस इस तरीके से नीचे आ रहा है, ये कोई बिकवाली नहीं है, ये हर जगह खरीदार खरीदारी करके प्राइस उठा रहे हैं। मैं देखिए, कंसोलिडेशन का सीधा सा मतलब है प्राइस में धीमापन। धीमापन मतलब प्राइस का मोमेंटम डेड होने को हो जाए, कि आपको ना अप ट्रेंड दिखे ना डाउन ट्रेंड दिखे। तो वो धीमापन कैसे भी हो सकता है, प्राइस में ऊपर जा रहा हो लेकिन इस तरीके के, बिल्कुल भी नीचे नीचे। तो अप ट्रेंड को तो मैं कंसोलिडेशन में इसमें नहीं, लेकिन ये जहां पर बायर का बिहेवियर तो धीमा प्राइस को रखना होता है, लेकिन सेलर का बिहेवियर पैनिक क्रिएट करना होता है, उसके बावजूद वो पैनिक ना क्रिएट कर पा रहा हो और धीरे धीरे प्राइस को गिरा रहा हो, तो काल्म सेलिंग कभी भी प्राइस में देखी जाए तो वो बायर को दर्शा रही है, बायर को दर्शा रही है। ठीक है, कैसे इसको देखें, चलिए मैं आपको अभी प्रीवियस सेशन, हमारे कुछ ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं जो इंट्राडे पोजिशनल स्विंग में ट्रेड करते हैं, तो हम एक स्टॉक को बड़ा प्रेफर कर रहे थे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बहुत हम लोगों ने पिछले सेशंस में ट्रेड किया, मैंने पर्सनली भी इसको खूब ट्रेड किया। क्यों? इसका बिहेवियर बता गया कि किस तरीके का प्राइस ये बिल्ड होता है। देखिए अभी भी बना है, अभी इस पर आप गौर कीजिए, वॉच लिस्ट का हिस्सा बना लीजिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, आपके वॉच लिस्ट का एक पार्ट होना चाहिए ये। ठीक है, इस तरीके से इसको मार्क कर लीजिए। अब आप बोलेंगे कि ये क्या है, ये सर अभी मैंने आपको बताया कि ये एक कंसोलिडेशन, जो गिरावट में मैंने बताया, यहां पर आपको कहीं गिरावट दिखेगी नहीं। मैं आपको एक कैंडल के फॉर्मेशन, इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को देखिए, बायर तो यही, बाइंग तो यहीं से उठ रही है कि नहीं, और प्राइस क्या दिख रहा है, देखिए ये जोन जो मैंने बताया ये गिरावट को दर्शा रहा है, लेकिन ये गिरावट है नहीं, हर जगह खरीदारी हो रही, हर जगह खरीदारी। कैसे मैं बता सकता हूं ये खरीदारी हो रही? अगर ये प्राइस लो ब्रेक कर दे तब भी हम लोग एक्यूमुलेशन ही करते रहेंगे, विप्रो में शॉर्ट सेल हम लोग देखेंगे ही नहीं, गिर जाए तो भी नहीं, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी प्लान कर रहे हैं ना, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म वाले भी इस चीज को ध्यान रखिए, अगर कभी भी ये हाई ब्रेक होंगे, ये स्विंग हाई 500, प्राइस नए हाई तुरंत के तुरंत लगाएगा और आप बहुत जल्दी देखेंगे ये ब्रेक होते हुए, कल ही देख ले, हो सकता है, पॉसिबिलिटी लगती है, लेकिन संभावना ऐसे नहीं। जब तक कोई प्राइस ब्रेक कर ना दे तो कुछ भी कहना एक व्यर्थता होती। ठीक है, तो प्राइस जब 500 के ऊपर ट्रेड करेगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे प्राइस जाए, एक बार रिटेस्ट करे, फिर ये निकले, तो समझिएगा प्राइस अब मोमेंटम के लिए। क्यों ये बोल रहा हूं, मैंने प्रीवियस इसी प्राइस को, इसी तरीके के एक कंसोलिडेशन को डिप कंसोलिडेशन कहते हैं इसको। ठीक है, ये डिप कंसोलिडेशन की प्राइस डिप ले रहा है लेकिन वो कंसोलिडेशन फेज की तरह ले रहा है। ठीक है, तो ये प्राइस मैंने पहले भी विप्रो में ट्रेड किया हुआ है, इस वजह से कह पा रहा हूं। यहां पर अगर आप गौर करें तो हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन की इतनी वैलिडेशन नहीं दिखती, प्राइस नीचे आने के बाद फिर हाई की तरफ जा रहा है, फिर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहां पर ये देखिए, जो ये प्राइस का स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर ये भी प्राइस का है, देख पा रहे हैं, डिप कंसोलिडेशन। प्राइस में कोई बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन छोटी छोटी कैंडल से डाउनफॉल करने की कोशिश। ब्रेक हुआ, अगले सेशन में अगर आप गौर करें तो ये जब हाई ब्रेक हुए तो 467 का प्राइस 522-23 के हाई गैप अप करके लगा आया था सर, है ना। अच्छा, ये आप बोलेंगे नहीं, मैंने कहा पिछला व्यवहार, ये व्यवहार एक बार नहीं कई एक बार दोहराया गया है, एक बार नहीं की बात है, कई एक बार दोहराया गया है, तब मैं आपसे ये बोल पा रहा हूं। ठीक है, आपको जितनी बार दर्शाऊंगा आपको ये ऐसे ही दिखेगा, जितनी बार ये कंसोलिडेशन फेज, हर बार कि प्राइस डिप की तरफ जाता दिखता है, फिर हाई ब्रेक करता है तो मोमेंटम दे देता है, डिप की तरफ जाता दिखता है, फिर हाई ब्रेक करता है तो मोमेंटम दे देता है। देख रहे हैं, हर बार देखिए कितने फेज बन गए आपके सामने, देखिए एक ये बना, एक ये बना, यहां पर ये बना, और उसके पहले लास्ट अभी जो हम लोग अभी बना रहे थे वो, है ना, ये, और यहां पर देखिए। तो ये कंसोलिडेशन फेज किसने दर्शाए, ये प्राइस ने बताया ना। यहां से जब स्ट्रक्चर इसका चेंज हुआ डाउनफॉल के बाद, तो उसने बताया कि मैं डिप लेने के बाद हाई ब्रेक करता हूं तो वो मेरा वैलिडेशन का पॉइंट है, खरीदारी का प्रोसेस ही यही है। ये एक बायर का साइन होता है कि किस स्टॉक में खरीदारी कैसे की जा रही है। तो खरीदारी कैसे की जा रही है, सेलर्स को बेचने का हल्का फुल्का मौका दिया जा रहा है, उनके बराबर क्वांटिटी नहीं खरीद रहे बायर, लेकिन उनसे थोड़ी कम रखते हैं। एक समय ऐसा आता है कि सेलर्स के पास बेचने के लिए कुछ नहीं रह जाता, तो डिमांड हाई हो जाती है, फिर वही होता है, फिर वही होता है। तो हर बार जब यही हो रहा है तो इसी स्ट्रक्चर को ट्रेड करते रहिए जब तक ये स्ट्रक्चर वैलिड है। कैसे आप जुड़ गए, प्राइस के प्रीवियस बिहेवियर से जुड़ गए, और प्रीवियस बिहेवियर क्या था, बाइंग था, बाइंग बिहेवियर था प्रीवियस, देख लिया आप लोग। ये देखिए, ये बहुत सिंपल प्राइजेक्शन है, बहुत आसान कर दिया है मैंने चीज़ों को आपके लिए, आप इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कीजिए और अलग अलग। अब देखिए, अब आप कंसोलिडेशन भी देखेंगे लेकिन इंडिविजुअलाइज देखेंगे, हर स्टॉक के लिए आप स्पेसिफिक कंसोलिडेशन पहले आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने आइडेंटिफाई किया ना, प्रीवियस आइडेंटिफिकेशन पहले था कि ये प्राइस कैसा व्यवहार दर्शाता है,
ठीक है। कुछ प्राइस आपको ऐसे मिलेंगे, आप लोग जबरदस्ती प्राइस को देखने लगते हैं कि नहीं ये कंसोलिडेशन है, ये काम करेगा, ऐसे नहीं। आप पहले उस प्राइस का प्रीवियस बिहेवियर देखिए और देखिए ये कंसोलिडेशन को रिस्पेक्ट करता भी है। कई स्मॉल कैप स्टॉक आपको ऐसे मिलेंगे जो ब्रेकआउट के लिए कंसोलिडेशन करेंगे और ब्रेकआउट करेंगे 10-15% चलने के बाद फिर 20% नीचे आ जाते हैं। तो समझ लीजिए ये बार बार इसी तरीके की ट्रैपिंग करेगा, वहां पे हाथ ही मत लगाइए। तो मैंने बताया ना, पहले प्राइस के व्यवहार को समझिए, वो इंडिविजुअल होगा। हर एक स्टॉक में बायर की खरीदारी का एक यूनिक तरीका होता है। उस यूनिक प्रोसेस को अगर आप आइडेंटिफाई करने लगे, पहचानने लगे, तो गलतियां आपकी ट्रेडिंग में कम से कम ना के बराबर रह जाएंगी। और इसके साथ जो हेज को कर ले सर, डेडली कॉम्बिनेशन है ना। आप स्प्रेड जानते हो, रेशियो स्प्रेड्स जानते हो, और उसके साथ अपने प्रीमियम्स जो आप बाई करते हैं उन प्रीमियम्स को कैसे भी कलेक्ट कर पाएँ, जो कि आपका क्रेडिट हो जाता है, फिर आपके लॉसेस नहीं जाते। कैसे लॉस जाएगा? आपने जो बाई किया वो कहीं ना कहीं से पहले से क्रेडिट करा लिया है ना। आप 200-250 खरीदिए, वो जीरो मत होने दीजिए, उसको कहीं ना कहीं दूसरे स्ट्राइक प्राइस से कहीं से कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से जब आप एडजस्टमेंट को समझ लें, प्राइस में ट्रेडिंग करना, गलतियां होंगी तो भी लॉस नहीं, और जब सही है तो प्रॉफिट है ही है। ठीक है, ये तरीका आपको सीखना होगा। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, और अगर क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको वहीं पर दी गई है। ठीक है, कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।